नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, 1947 से 1991 तक। यदि आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, और भी जितने आपके सब्जेक्ट सबकी वीडियो चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। और आपको पहले बताना है इनका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहला आपका टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ठीक है। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, इसकी व्याख्या लिखी हुई है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के प्रमुख संकेतक लक्ष्य निम्न हैं। तो इसके लक्ष्य क्या क्या थे, जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8%, कृषि में वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। इसके बाद आपके लिए आ चुका है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, इसको देखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। तो कितनी आय, 20,000 रुपये वार्षिक आय, ठीक है, यह है बीपीएल का स्तर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक आय का स्तर 20,000 रुपये है तथा उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी, रेफ्रिजरेटर ना हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में इसी के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसको देखिएगा, हरित क्रांति, ठीक है। जितने भी आपके टॉपिक आपके एग्ज़ाम में, मतलब आपके जो नोटिफिकेशन था उसमें आपको दे रखे थे, उन सभी टॉपिकों से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित हैं। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था। तो ये चला था 1967 से 1990 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। प्रत्येक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से लेकर 79-80 तक विकसित रही। और हरित क्रांति एक मिनट रुकिएगा, पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रारंभिक हरित क्रांति जो है वो कब से कब तक है, 1967-68 से लेकर 1979-80 तक चली, ठीक है, इतनी यहाँ पर हो गए। और फिर आपसे कहा विकसित हरित क्रांति की अगर बात की जाए तो यह 1980-81 से स्टार्ट हुई और 1990 तक चली थी, इसलिए विकल्प डी माना गया यहाँ पर है। अब यहाँ पर समझिए, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 में हुई थी। कब से कब तक रही थी, तो 1967 से लेकर 1990 तक रही थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन।
विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। पहला प्रश्न आपका इसमें है कि 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो उसका क्या नाम है? आप सभी को पता होना चाहिए, भारत नंबर 1 पर है दूध के उत्पादन में, ठीक है, भारत। प्रश्नकाल तथा FAO द्वारा अप्रैल 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार विकल्प बी सही उत्तर है। FAO द्वारा वर्ष 2019 एवं 20 के लिए जारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विश्व में शीर्ष उत्पादक देशों का क्रम निम्न है, मतलब नंबर 1 पर कौन सा? भारत। तो नंबर 1 वाला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर है अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील, चीन, और भी आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ठीक है। भारत आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझिएगा। और ये प्रश्न जो आपका था, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ भी चुका है, पेट के एग्ज़ाम में ही आया था कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। इन्होंने पूछा था श्वेत क्रांति के जनक, तो इसका मतलब है इस बार के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या बनने वाला है? हरित क्रांति के जनक भारत में और विश्व में, इन 2 पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। पहला है आपका कि बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। तो आप समझ गए कि बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है किसी अन्य देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, इसे कहते हैं हम लोग अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा को कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे होंगे, निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न आपका है और इसके लिए आपको यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, ठीक। इस प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख सकता है ये वाला। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए है 3 नंबर। इन्होंने कहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न आपका है कि M1 बराबर आपको दे रखा है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। और M4 जो आपका है ये लिखा हुआ है कि M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। देखिए यहाँ पर तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक आपका सही है, ठीक है। इसकी आप व्याख्या को समझिएगा तो आप समझ जाएंगे कि M1 M2 M3 आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिएगा, इसकी व्याख्या को समझिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेड्डी कमेटी 1998 की संशोधन के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, M1, M2, M3 मौद्रिक समुच्चयों को स्वीकार किया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के M0 से लेकर और है क्या ये, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे M0 क्या है, चलन में जो मुद्रा है वो, उसके बाद में बैंकों का RBI के पास जमा रकम जितनी है और RBI के पास अन्य जमा, तो कुल ये अगर इन सबको मिला लें तो हो जाएगा M0। M1 क्या है? जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा। M2 क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा। M3 क्या है? M1 प्लस जनता की बैंकों के पास सावधि जमाएँ। M4 क्या है? M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएँ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। M1 को संकीर्ण मुद्रा, M3 को वृहद मुद्रा या व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। इस लाइन को भी आप ध्यान रखिएगा।
प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है और ये प्रश्न आप समझ सकते हैं यूपी त्रिपल पीईटी परीक्षा में पूछा गया था। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने से? तो आप बताएंगे नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगर ये बढ़ेगी तो इसके फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिक होगी, मतलब होने की संभावना होगी। ठीक है, व्याख्या को देखिएगा कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, जबकि व्यक्तिगत कर, शेयरों की कीमत एवं ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में कमी होगी। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर, इसको देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कथन कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। लिखा है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन यहाँ पर दिखेगा, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही है। और यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, ये भी सही है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला 1, 2, 3 ये आपके तीनों सही हैं। अगला प्रश्न आपका, पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसकी व्याख्या आपको दे रखी है। ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बैंक दर का मतलब यहाँ पर आपको देखना है, इसका मतलब है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ये होती है बैंक दर। बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि क्या है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है आपको यहाँ पर यह देखना है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, उनमें से कौन सा एक सुधार में की श्रेणी में नहीं आता है? तो आप बताएंगे वर्धित SLR, ये बैंकिंग क्षेत्र के में सुधार के लिए ये नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है। अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? एक द्रव्यता अनुपात की यहाँ पर बात की गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर चालू अनुपात। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे सावधिक तरलता अनुपात मतलब SLR। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो आप बताएंगे वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करता है। नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में इन बैंकों का योगदान निम्न है। वाणिज्यिक बैंक का योगदान 73%, सहकारी बैंक का 14%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 13%। प्रश्न अगला आपका है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में। ठीक है, 1969 में किया गया था। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का कितनी बार हो चुका है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सबसे पहले। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे चरण के राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो पहली बार 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए। वर्तमान में
भारतीय स्टेट बैंक सहित कुल 12 सरकारी बैंक हैं। तो इनकी गिनती को भी आप लोग यहाँ पर याद करिएगा, ठीक है, कि भारतीय स्टेट बैंक सहित कितने सरकारी बैंक हैं, आप क्या बताएंगे? 12। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बिल्कुल अभी आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। दूसरी बार में 6, पहली बार में कितने? तो फर्स्ट टाइम में हुए थे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और दूसरी बार में 6 बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो आप बताएंगे यस बैंक ने, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर बताएंगे ICICI बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किसने की थी? ICICI ने। भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ATM का सर्वप्रथम भारत में संचालन जो है यह 1987 मुंबई में HSBC बैंक द्वारा किया गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक लिमिटेड, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है, प्राइवेट। इसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है। इसे 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे पूछा है तो आप बताएंगे SBI। क्या बताएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी व्याख्या देखेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा, बाजार पूंजीकरण और कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो बैंक भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, ठीक है। और 1921 की बात करेंगे तो आप बताएंगे द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसकी व्याख्या को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, व्याख्या में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक SBI नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। गठन कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को। जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर दिया गया और द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसकी व्याख्या को समझ लिया होगा। आगे देखते हैं इसके बाद। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्वावलंबन दल, ठीक है, स्वावलंबन दल। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको समझिएगा कि भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे सशक्त स्वशक्ति स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो आप बताएंगे नाबार्ड। आगे देखेंगे, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पहली बात तो आप इसकी फुल फॉर्म को याद रखेंगे, ठीक है, ये लिखी हुई है। भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसकी डेट को भी आप याद रखेंगे। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? बिल्कुल अभी आपने पढ़ा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना ये लिखी हुई है 1982 12 जुलाई।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर से आपको बताया गया है और बार बार आपको बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद भी हो जाए। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, तो ये समिति का नाम भी याद रखिएगा, की सिफारिश के आधार पर किए गए थे। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर से आपके लिए प्रश्न आ चुका है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। अभी आपने 12 जुलाई 1982 पढ़ा था, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बन जाएगा। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित कब हुआ था, तो ये भी 1982 में हुआ था, ठीक है। आयात निर्यात जिसे हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं, तो इसके लिए भी आप बता देंगे 1982। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत लिखा हुआ है कि भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 जो सितंबर 1981 में पास हुआ था, इसके तहत 1982 में करी गई थी, ठीक है, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, आप यहां पर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो आपको पता है। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी, तो उसका नाम आपको बताना है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक जो है ये एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी, ये एक कंपनी थी। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप बताएंगे 1935 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। डेट याद रखिएगा। यह कोलकाता में स्थित थी उस समय, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी, कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय दिल्ली में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि जिस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उस समय उसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो आप बताएंगे कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद कहाँ पर आ गया, मुंबई में। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मास्टर कार्ड, ठीक है। 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने मास्टर कार्ड इंक को भारत में नए कार्ड जारी करने से रोक दिया क्योंकि यह पाया गया कि अमेरिका आधारित मास्टर कार्ड देश के बाहर स्थित सर्वर पर भारतीय ग्राहकों का डेटा संग्रहित कर रहा था। इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। साख सृजन पर आपका यहाँ पर क्या असर होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की यहाँ पर बात करेंगे तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा, साख सृजन बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को बढ़ा दे तो सृजन घट जाएगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ये प्रश्न भी आपका यूपी SSC पीईटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आरबीआई गवर्नर, ठीक है। इसकी व्याख्या देखेंगे। 100 रुपये का नोट आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है तथा
₹1 का नोट भारत के वित्त सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित होता है? भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपका जो है मैं वही देख लेता हूँ। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिएगा इसको। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ आपको बताया गया है कि बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्रवाई करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहक को बुलाने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। अब आपके लिए आ चुका है अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर से आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? पेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप बताएंगे उस समय थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कई एग्जाम में ये भी आ चुका है, वित्त मंत्री कौन थे? अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कई प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1991 के टाइम से ही 1991 की नई उदार नीति आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। मतलब उस समय क्या हुआ था? उस समय सुधार किए गए थे 3 टाइप के, लेकिन चौथा नहीं था। तो वो आपको बताना है किसके अलावा। तो आपको पता होगा निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इनका आपने नाम सुना होगा, और औद्योगिकरण का आपने नाम यहाँ पर नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण। ठीक है, किन 3 शब्दों पर चर्चा की गई थी? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। व्याख्या को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र और उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकरण इसमें सम्मिलित नहीं था। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल था। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से कौन संबंधित है? GV रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर C रंगराजन समिति की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर GV रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? तो आप बताएंगे उत्पाद शुल्क से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्नकाल में केंद्र सरकार की आय का सबसे अधिक हिस्सा उत्पाद था। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया गया है जिस समय प्रश्न पूछा गया था
उस समय तो आपका उत्पाद शुल्क था। लेकिन आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, बजट 2022-23 के अनुसार बात करें तो केंद्र सरकार की कर आय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी नंबर 1 पर आपका आ चुका है। सबसे ज़्यादा कर कहाँ से आता है? जीएसटी से आता है। उसके बाद निगम कर और उसके बाद आयकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो देखिए, नवंबर की बात की गई है तो ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2021-22 संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 15.91 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का कितना है? जीडीपी का 6.9%। देखिए 21-22 का, और जो अभी आपको याद रखना है वो आपका है 22-23 का। ठीक है, इसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना था? 6.4%। ये आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप सभी के लिए आ चुका है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो यहाँ पर आप बताएंगे ब्याज का भुगतान। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। प्रश्नकाल तथा बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार भी विकल्प ए ही उत्तर सही है। हालांकि 17-18 में केंद्रीय बजट से, ठीक है, आपको बताया गया इतना है, वो सब छोड़िएगा, यहीं पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी बात की गई 16-17 की बात की गई तो उस समय आपका स्थान यहाँ पर चौथा था। लेकिन इसकी व्याख्या को देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा कि अप्रैल 2022 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में मिलिट्री खर्च के संदर्भ में शीर्ष प्रदेश निम्न हैं: यूएसए, चीन, भारत, अमेरिका, यूके और रूस। बजट अनुमान 2022-23 में रक्षा पर 38, ठीक है, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3,85,370 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4। प्राथमिक सेवाएं हैं, ईंधन और बिजली है, विनिर्मित उत्पाद हैं। मतलब पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन है, बिजली और विनिर्मित उत्पाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष कर, तो आप बताएंगे सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। कभी कभी एग्जाम में प्रत्यक्ष कर आते हैं, कभी कभी अप्रत्यक्ष कर आते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ठीक है, ये लिखे हुए हैं आपके लिए यहाँ पर, इनको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन होते हैं? तो आप बताएंगे जीएसटी, उत्पादन कर, आयात कर। और राज्य सरकार वाले तो आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इनके अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर, वैट, ये सभी होते हैं राज्य सरकार के। भारत में आय कर को कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्यक्ष और प्रगामी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि भारत में आय कर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का उदाहरण की बात करेंगे तो आप बताएंगे एक प्रिंटर की मरम्मत जो है ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। राजस्व व्यय से अभिप्राय क्या होता है? देखिएगा, राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों के ब्याज पर किए गए भुगतान व्यय। दिए गए प्रश्न में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है, इससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपका है केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन शामिल नहीं है? तो आप बताएंगे रक्षा व्यय जो है ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय को शामिल
नहीं किया जाता है। प्रश्न आपका अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आप बताएंगे मुद्रास्फीति। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नए मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है परंतु वस्तु और सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न आपका है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो इसमें कौन प्रमुख योगदान करता है? तो आप बताएंगे परिवार। ठीक है, कौन? परिवार। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगला चैप्टर हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधारों के लिए नई नई योजनाओं को लागू किया गया, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। और इस कार्यक्रम को हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे एग्री उड़ान। क्या कहेंगे? एग्री उड़ान। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसकी व्याख्या को यहाँ पर देखेंगे। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने के सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग दूसरा प्रश्न देखिएगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो आप बताएंगे ये 25 केंद्रों पर संकेंद्रित है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों के लिए आ चुका है अगला चैप्टर का नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम परसेंटेज स्लैब कितना है? आप सभी को पता होगा 28% आपका उच्चतम है, जिसमें आपको पता है देखिए 5, 12, 18 और 28 इतने परसेंट जो आपका जीएसटी में टैक्स लगता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है? 28%। यहाँ पर आप और देखिएगा कि जीएसटी नामक व्यवस्था में वर्तमान में 5 स्लैब हैं। कौन कौन से हैं? 0%, 5, 12, 18 और 28%। सबसे ज़्यादा 28% जीएसटी ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर है। अगला प्रश्न आपका है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? जीएसटी को 2 घटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप इसकी व्याख्या को भी देखेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर को 2 घटकों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय कर,
CGST, राज्य कर, SGST। प्रश्न आपका है कि वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई और कितने को पेश किया गया था। तो 2017 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या को आप देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आ चुका है अर्थव्यवस्था विविध। विविध के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, 2019 से 20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी 60,000 करोड़। लेकिन ये कब का था, 2019-20 का केंद्रीय बजट, ठीक है। अब इसके आंकड़े चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्नकाल में ऑप्शन डी सही था, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका जो लिखा हुआ है बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 2022-23 मतलब वर्तमान में अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो वर्तमान का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 73,000 करोड़ रुपए, ठीक है। जबकि लिखा हुआ है संशोधित अनुमान 2021-22 हेतु 98,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2017 से 18 के दौरान, ठीक है। व्याख्या आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा हुआ है आपका, इसको देखिएगा। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र वर्ष 2017-18 से 19-20 तक के लिए अनुमोदित किया गया। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि। ये सभी महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने % सब्सिडी प्रदान की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 75% इसके लिए सब्सिडी जो है ये प्रदान की जाती है। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1980 से 81 से प्रारंभ एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि लाभार्थी का हिस्सा 10% होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये होता है आपका पूंजीवादी, ठीक है। पूंजीवादी में ही निजी अधिकार होता है, उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न आपके पेट के एग्जाम में आया हुआ भी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके PET के एग्जाम में आया हुआ था। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है। तो किस योजना को शुरू किया गया है, किसान विकास पत्र को, ठीक है, किसान विकास पत्र को शुरू किया गया है। सितंबर 2014 से किसान विकास पत्र योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समय अवधि के लिए बाद दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ भारत के डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये में उपलब्ध है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे
प्रश्न नंबर 7 है कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो उस योजना का नाम क्या था? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये 2015 में शुरू की गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया गया है कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्योगों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी। इसकी 3 श्रेणियां हैं: शिशु, किशोर, तरुण। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखिएगा। किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांव की भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत प्रत्येक संसद का प्रत्येक सदस्य जो है संसद में, वो 2019 तक के लिए 3 गाँव को जो है विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। तो योजना कौन सी थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। इसके बाद 2024 तक ऐसे ही 5 और आदर्श ग्राम विकसित करना है, अर्थात वर्ष 2024 तक कुल 8 आदर्श ग्राम विकसित करना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। देखिएगा, 7 मिशन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य आपसे कहा गया है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि किसके अलावा, इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। मतलब 3 विकल्प सही हैं, एक गलत है, आपको गलत चूज करना है। पहला क्या आपका है? 7 मिशन कार्यक्रम में 100 स्मार्ट सिटी मिशन, सही है। अगला है अमृत कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये भी सही है। आगे है हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना। अगला जो आपका है ये आपका गलत है। ठीक है, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, ये आपका गलत है। इसके बाद में आपके लिए यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या निधि उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में विकल्प डी को छोड़कर शेष सभी मिशन या योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपके लिए प्रश्न है, उसके बाद में आपको यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। अब आपको जानकारी दी गई, इसको पढ़ें और आप बताएं इनमें से कौन सा विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। मतलब किस योजना की घोषणा की थी? जनजातीय बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो इनके लिए इन्होंने स्टार्ट की थी, उस योजना का नाम आपको बताना है। जब तक अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की थी। यह जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? आप बताएंगे आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत योजना अटल मिशन फॉर लिखा हुआ है रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT। ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है।
अगला प्रश्न आपका है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने रुपए से अधिक नहीं है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात की गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 करोड़। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 75 करोड़ से अधिक नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में लाल किले से स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा की थी तथा यह योजना 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई थी। यह योजना उन संस्थानों पर लागू होगी जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया हो। बजट 2022-21 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ। तो आप बताएंगे अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यही लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पाद बेचने के लिए किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई-रकम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंडों की जानकारी मिलेगी। आप बताएंगे 12। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लाई गई। इसके माध्यम से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, मतलब इस टाइप से आपको यहाँ पर सब बताया गया है। ठीक है, इस टाइप से की जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये आपके 12 मानदंड हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री और बीमा योजना शुरू की गई। मतलब कौन सी योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री बाढ़ बीमा योजना या खाद्य फसल बीमा योजना। तो ये तो आप सभी को पता होगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी व्याख्या को आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर। भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितने % संरक्षित करना है। तो कितना लक्ष्य है, 50% जो है वो संरक्षित करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। केंद्र सरकार की 2 वर्ष पुरानी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना ने 2017-18 में 47.5 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र को कवर किया है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2018-19 में फसल क्षेत्र के कवरेज को 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखेंगे, यहाँ पर वही बताया गया आपको है। अगला प्रश्न आपका है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, लागू की गई।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने की थी। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है। किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की है। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, इन सभी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जो है निर्गत किया जाता है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड सामान्यतः नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप देखेंगे। निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, इसके लिए मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट किया गया था। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। यह योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 से इस योजना को संशोधित तथा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया। 1 अक्टूबर 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूल 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने की जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये तो है डेली के तौर पर। ठीक है, दैनिक। ठीक है, दैनिक। इसकी व्याख्या को देखेंगे। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करनी चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? तो आप बताएंगे कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत ही 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। प्रश्न नंबर 24 आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? चाय, रबड़, प्याज, कॉफ़ी, आलू। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्याज और आलू के लिए। ठीक है, 3, 5 आपका करेक्ट है। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना प्याज और आलू के लिए। इसकी व्याख्या को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। भारत में पहली बार 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया था। वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। नई PSF की घोषणा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान
नहीं है। तो आप यहाँ पर बताएंगे पुनर्वास लाभ, ठीक है, ये प्रावधान नहीं है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 में किया गया है। इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ वर्णित हैं: चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, आश्रित लाभ एवं अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न लिखा हुआ है आप सभी के लिए, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन अवधि 2013 से 22 तक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत परसेंटेज एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25% और 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसकी व्याख्या को लिखा हुआ है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत परसेंटेज एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि जो है 25% और 7500 रुपये है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही SC/ST दिव्यांगों को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तक ऋण अनुदान दिया जाएगा। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पहले व्याख्या को देखते हैं इसकी। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की औसत इकाई लागत 80,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 70 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण क्षेत्र में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। जून 2011 में इस योजना का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। नवंबर 2015 में इसका नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये आपका हो जाएगा प्यूरा, PURA। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान प्यूरा
नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 32, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बी एंड डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 75-25 भी आपको दे रखा है और 90-10 भी दे रखा है। अब देखिएगा इसकी व्याख्या को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना अनुपात आपका है। प्रश्नकाल में इंदिरा गांधी आवास योजना में लागत का वहन केंद्र और राज्य, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम को छोड़कर तो आपका था 75-25, और अगर केंद्र और पूर्वोत्तर राज्य की बात कर लें सिक्किम के मध्य तो है 90-10। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्र में 60-40 का अनुपात है और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90-10 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा इंदिरा आवास योजना की बात की गई थी तो आपको पता चल गया है इसमें आपका अनुपात कितना था, 75-25 था आपका मैदानी भागों के लिए और 90-10 का आपका था जो आपके केंद्र वाले हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम है उनके लिए। ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर देखा प्रधानमंत्री आवास योजना तो इसके लिए आपका है 60-40 का और इधर कितना है 90-10 का। आगे लिखा हुआ है कि इसमें इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से बढ़कर 1,20,000 रुपये और पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दी गई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी आपको अनुपात बताना है कि जो आपका मनरेगा है MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है, 75-25। ठीक है। क्योंकि केंद्र और राज्य आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे 75 और 25, तो 33 नंबर के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात 75:25 होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर और 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आप सभी को ये तो पता होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 201 रुपये उत्तर प्रदेश 23 मार्च 2020 की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार हैं। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। तो अच्छी तरीके से आप इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा, पहले व्याख्या देखेंगे। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो आप बताएंगे यहाँ पर कि राजस्थान में शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर आप देखिएगा 4 जुलाई 2021 को बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के उदयपुर जनपद के निचला मंडवा गांव से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं अगले प्रश्न पर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा। ठीक है, प्रश्न था आपका कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे हम लोग गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे गरीबी रेखा कहते हैं। यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी के मापन के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये है नर्कसे से। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्क से संबंधित है। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? तो आप यहाँ पर बताएंगे एस तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र का निर्माण किया था। ध्यातव्य है कि लकड़वाला समिति एवं रंगराजन समिति का भी संबंध गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने से है। इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे 32 रुपये से अगर अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा सी रंगराजन। इन्होंने बताया 32 रुपये और 47 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो इसमें क्या सम्मिलित होता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे पूंजी खपत भत्ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्नकाल में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता था, परंतु वर्तमान में यह आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जा रहा है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि अब वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना है तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है: साधन लागत या आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि। अगला प्रश्न आपका है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? उसका नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, देखिए पेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिएगा
यहाँ पर आपको सही उत्तर को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। प्रश्न में आपसे कहा गया है कि बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर 2, 4, 5। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर आप लोग इसकी व्याख्या को समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा को पहली बार 1969 में वित्त आयोग के द्वारा पेश किया गया। प्रारंभ में 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया। बाद में इस श्रेणी में 8 और राज्य शामिल हो गए। इस प्रकार कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख निर्मित किए गए हैं। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 45। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने % की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 7.4%, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में स्थिर एवं वर्तमान मूल्यों पर देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 93,973 रुपये और 1,50,326 रुपये है, जो कि 2021 में इसकी तुलना में 8.4% तथा 16.7% की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं हम लोग? NNP-FC, ठीक है, NNP-FC। यहाँ पर आप देखेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-FC जो है, इसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आते हैं, जिनमें होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने % भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे 15.87%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। प्रश्नकाल में विकल्प का उत्तर सी था। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार यहाँ पर देखिएगा, 21-22 में GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 18.8% अनुमानित किया गया है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 49 नंबर, इसको आप देखिएगा। आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमा, ठीक है। कृषि विकास से संबंधित नहीं है बीमा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडार संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक हैं। दिए गए विकल्पों में खनन कृषि विकास आधारित संरचना कारक नहीं है। हाँ, खनन है, ठीक है दोस्तों। बीमा तो है लेकिन खनन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कृषि विकास आधारित संरचना कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने डॉलर तक बढ़ाना है? तो लक्ष्य था 60 बिलियन से अधिक डॉलर तक बढ़ाना, ठीक है, कृषि निर्यात को। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ बताया गया है कि 6 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर से अधिक करना है तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न आपका है कि 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कितने प्रति क्विंटल है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
1840 प्रति कुंटल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नकाल में विकल्प डी सही है। सितंबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 के रबी विपणन मौसम हेतु 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका है कि भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर आपको नहीं दे रखा है सही से, तो आप यहाँ पर देखिएगा इन्होंने बताया है डिटेल से। देखिएगा, कृषि उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्था द्वारा कुल 22, सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP की सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, गन्ने के उचित मूल्य के लिए क्या होता है, MSP नहीं होता है, क्या होता है, FRP। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 53, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला लिखा हुआ है पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तराखंड। अगला यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या का कितना % रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। 45 से 55%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का लगभग 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। वर्ष 2021-22 में GVA में कृषि की हिस्सेदारी 18.8% है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है। तो NAM क्या है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि योगदान लगभग कितने % है। तो कृषि का योगदान कितने % है, आपको इसका आंसर यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी व्याख्या आपको यहाँ पर दे रखी है, इसको आप पढ़िएगा तो आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ बताया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी 49% श्रम शक्ति कार्यरत है। प्रश्नकाल में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का GDP में योगदान 17.5% में चालू तथा 15.4% था। वर्ष 1950 के दशक में GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 18.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 28.2% और सेवा क्षेत्र का 53% है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आप सभी के लिए लिखा हुआ है कि कितनी % भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो यहाँ पर भी आपको एक्यूरेट नहीं दे रखा है, इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे आपको बताया गया है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बताया गया है लगभग आधी जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया। तो किसके लिए किया गया, तो आप बताएंगे धान के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 1965 में
धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया। पहले एमएसपी के लिए गठित सीएसईपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एमएल दंतवाला थे। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर आप समझिएगा। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी दालें अरहर, उड़द, मूंग, खरीफ फसल, मसूर, रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित हैं, अतः उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 23 फसलों 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना के लिए एफआरपी के मूल्यों की अनुशंसा करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2 अन्य फसलें तोरिया और छिले हुए नारियल के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, अतः सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, तंबाकू, सब्जी या फल। यहाँ पर आप देखेंगे, किसानों की उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2 मुख्य फसल हेतु ऋतुओं रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जो किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में होता है। दिए गए विकल्पों में तंबाकू और सब्जी फल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि शेष इसमें सम्मिलित हैं। आगे आपको यहाँ बताया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तंबाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तंबाकू शामिल नहीं है, लेकिन नीति आयोग के एक रिपोर्ट में तंबाकू का उल्लेख है। ये रिपोर्ट कौन सी है? इवेल्यूशन स्टडी ऑन इफिशिएंसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी ऑन फार्मर्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए, जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय की अगर हम बात करें तो थे 1410 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान की अगर हम यहाँ पर देखें वर्तमान में कितना है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित धान का समर्थन मूल्य निम्नवत है। यहाँ पर देखिए 2015-16 का आपको बताया गया है, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका न्यू वाला है 2022-23 का, वो देखिएगा कितना है, 2040 रुपये और 2060 रुपये। सामान्य धान 2040 रुपये है, ग्रेड ए का धान 2060 रुपये है। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपसे किया गया है कि निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मिश्रित खेती की विशेषता क्या है कि पशुपालन और फसल उत्पादन को अगर आप एक साथ करेंगे तो इसका मतलब है मिश्रित खेती, ठीक है। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित फसल कहलाती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, उसका नाम क्या है। तो आप बताएंगे अनुकूल मंडी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर पहले आप देखिएगा कि भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल हैं, जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है। आप बताएंगे कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार।
अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो ये आपका था 257 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसकी व्याख्या को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का द्वितीय अग्रिम अनुमान 257.07 मिलियन टन था, लेकिन इसे संशोधित करते हुए अंतिम अनुमान में 252.02 मिलियन टन किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन है, जबकि वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 297.5 मिलियन टन था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है। तो ये आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपको बताया गया है कि 27,95,10,000 टन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 17-18 की बात की गई है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2017-18 में तो आपने देख लिया है इतना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285 मिलियन टन रहा, जबकि 2021 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 297.5 मिलियन टन रहा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपका है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने और लिखा हुआ है किससे स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। इस अधिनियम के तहत 13 उपकरों को समाप्त किया गया है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, अवसंरचना उपकर आदि शामिल है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या बताएंगे, चीन। ठीक है, इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, पहले आप इसकी व्याख्या को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, जबकि द्वितीय स्थान पर चीन है। इस श्रेणी में भारत में 5वें स्थान पर था। विश्व बैंक के द्वारा जुलाई 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में जीडीपी के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके। भारत का स्थान कौन सा है, 6वां स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 70 आपका लिखा हुआ है मूल्य लेखांकन समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा मूल्य लेखांकन समीकरण है संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा, अर्थात यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियों और मालिक की इक्विटी के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बैलेंस शीट समीकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विटी
शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूंजी लाभ अनुपात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या है आपके कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। पूंजी लाभ अनुपात को वित्तीय लीवरेज के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुतः यह एक तरह का ऋण का स्तर होता है जो एक कंपनी संपत्ति का अधिग्रहण करने या इसके संचालन के लिए उपयोग करती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो था कौन सा? नीदरलैंड। 2017-18 की बात की गई यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि मार्च 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकर्ता शेष 3 देश हैं। देखिए 2021 में आप देख लीजिएगा, सिंगापुर नंबर 1 पर है, फिर अमेरिका, उसके बाद मॉरिशस। यही आपका 2021 में भी था और 19 में भी सिंगापुर नंबर 1 पर था। यहाँ पर आप देखेंगे 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? वाई बी रेड्डी। ठीक है, वाई बी रेड्डी। और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा 14वां वित्त आयोग वर्ष 2013 में वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 20 तक था। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना होता है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग कौन है इस समय वर्तमान में? तो वह हैं N.K. सिंह, ये 15वें हैं। ठीक है, तो 15वें का आप लोग इस समय नाम याद रखेंगे वर्तमान में। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1977 में हुई थी। ठीक है, इसके लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 6 आर्थिक जनगणनाएं संचालित की है। पहली आर्थिक जनगणना वर्ष 1977 में, दूसरी आर्थिक जनगणना वर्ष 1980 में, तीसरी आर्थिक जनगणना वर्ष 1990 में, चौथी आर्थिक जनगणना वर्ष 1998 में, पाँचवीं आर्थिक जनगणना 2005 में, छठी 2013 में, सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत 2019 से त्रिपुरा से हुई। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न है कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे नेफेड को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, NAFED। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? आप बताएंगे भारत के कृषि निगम, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमत आयोग भारत सरकार के केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में संलग्न हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी? तो ये आपका है 2018 में। ठीक है, 2018 में भारत सरकार ने किसानों को यूरिया की जो सब्सिडी मिलती है ना, उसे बढ़ाकर कब तक कर दिया? 2020 तक कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली उर्वरक यूरिया सब्सिडी वर्ष 2018 में बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दी है। वर्ष 2020-21 के बजट में उर्वरक सब्सिडी की अनुमानित धनराशि 71,309 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें यूरिया सब्सिडी 47,805 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी हेतु 1,05,222.32 करोड़ रुपए आवंटित है, जिसमें से यूरिया सब्सिडी 63,222.32 करोड़ रुपए निर्धारित है। इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपका है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर
समय बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि उनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है इस प्रकार की बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्निहित बेरोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि इसमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित भी कर दिए जाएं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर्निहित बेरोजगारी परिलक्षित होती है। कौन सी? अंतर्निहित बेरोजगारी। इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 79 नंबर आपका है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आप बताएंगे मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या बताई गई है कि महात्मा गांधी उद्योगों में दीर्घ मशीनरी और नवीनतम तकनीक के अधिकतम उपयोग के प्रबल विरोधी थे। महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचार क्या क्या है, इनको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था अर्थात बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुँचाए आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी। शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण अर्थात सभी की भागीदारी को बढ़ाने का पक्षधर। लघु व कुटीर उद्योगों के समर्थक। गांव का सर्वोदय अर्थात प्रवसन किए बिना रोजगार उपलब्धता। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा PC महालनोबिस ने की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पहले व्याख्या को देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान अनुसंधान, शिक्षण एवं का सांख्यिकी के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित एक अद्वितीय संस्था है जिसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, तेजपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? आप बताएंगे भारत। व्याख्या को आप यहाँ पर देखेंगे। ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर, पंजाब में है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, एपीडा का विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर आप देखिएगा, एपीडा का विस्तृत रूप कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि ये है भारत सरकार के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी व्याख्या को, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। सिक्का निर्माण का दायित्व तो समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अविकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत के सरकार के 4 शहर में स्थित टकसालों जैसे मुंबई, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद, चेरियापल्ली हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो यहाँ पर आपको असंगत मिलान को यहाँ पर ढूंढना है। भारतीय स्टेट बैंक के लिए क्या है? ए बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सही है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी सही है। देना बैंक के लिए ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये सही है। पंजाब नेशनल बैंक के लिए यह गलत आपका है, ठीक है। व्याख्या को इसकी देखेंगे,
पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ना कि बढ़ती का नाम जिंदगी। अतः विकल्प बी जो है वो सत्य है और अन्य सही विकल्प सही है। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो महात्मा गांधी ने वकालत की थी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। उनका मानना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वे कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? तो आप यहाँ पर बताएंगे चावल और चीनी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी सही था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में विकल्पगत वस्तुओं का मूल्यानुसार निर्यात निम्न है। कुल चावल 8813.18 मिलियन, चीनी 2789.97 मिलियन, गेहूं 549.16 मिलियन। अतः 2020-21 के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। तो किसके द्वारा विकसित की गई है? भूटान के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा 1972 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघिए वांगचुक के द्वारा विकसित की गई। प्रसन्नता अच्छा लगने की मानसिक या भावनात्मक अवस्था है जिसे संतुष्टि से लेकर तीव्र उल्लास तक की कई सकारात्मक या खुशनुमा भावनाओं से परिभाषित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा इसकी व्याख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा अमेरिका ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है। अमेरिका का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेक्जिट क्या है? तो ब्रेक्जिट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यह है रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। ठीक है, ब्रेक्जिट रघुराम राजन का भारतीय रिजर्व बैंक से हटने को मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग किया गया। संभवतः ब्रेक्जिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर प्रयोग में लाया गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इकॉनमी सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इकॉनमी सर्वे की बात करेंगे, आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त मंत्रालय। यहाँ पर देखिएगा आर्थिक समीक्षा जो है ये इकोनॉमिक सर्वे मतलब वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है जो विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार के नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? आप बताएंगे वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखेंगे, आर्थिक आसूचना परिषद भारत में आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने की सर्वोच्च संस्था है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, 92 नंबर देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2, 3, 4 सही हैं। इसे जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको यहाँ बताया गया है कि अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले एशियाई व्यक्ति थे। उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनका सुझाव है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए, जिसमें निर्धनों की सुरक्षा अहम है। इसके साथ ही वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के भी पक्षधर थे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भी भारत द्वारा आयरलैंड को सबसे कम निर्यात किया गया। प्रश्नकाल में भी भारत आयरलैंड को उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे कम निर्यात किया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? तो यहाँ पर आप बताएंगे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसकी व्याख्या को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए लाभकारी होती है। अगला प्रश्न आपका है 95 नंबर, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आय पर निर्भरता बढ़ा सकती है कौन? बेरोजगारी। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बेरोजगारी बढ़ा सकती है। वहीं एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी निर्यात में वृद्धि नियोजन या रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है। यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? तो आप बताएंगे मशीन के उपकरण। दिए गए विकल्पों में मशीन के उपकरण मद के आयात का मान सबसे अधिक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में शीर्ष 5 आयातित वस्तुएं निम्न हैं: पेट्रोलियम क्रूड, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती एवं अर्धकीमती पत्थर, कोल, कोक, ब्रिकिटस आदि। यहाँ पर आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त हैं? तो ये किसे प्राप्त हैं? आप यहाँ पर बताएंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को प्राप्त है। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन हैं? तो आप बताएंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्र प्रोफेसर जे.के. मेहता है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रोफेसर जे.के. मेहता वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है आपको यहाँ बताना है, जे.बी. से का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन परंपरागत अर्थशास्त्री जॉन बेपिस्टे से जे.बी. से का है। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन मतलब माइग्रेशन क्या होता है। तो ये हम लोग कहते हैं कि देशों के बीच लोगों का संचलन, किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहते हैं। और लिखा है डैश, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम चलता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो ये आपका है सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुनाम प्रतिष्ठान एक कंपनी के लिए एक लेखांकन सिद्धांत है जिसके पास संसाधनों का अनिश्चित काल तक संचालन जारी रखने की आवश्यकता होती है, जब तक कि यह इसके विपरीत साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। यह सिद्धांत
एक कंपनी की क्षमता को संदर्भित करने या दिवालियापन से बचने के लिए पर्याप्त धन बनाने के लिए की संदर्भित करता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है कि किस टाइप का खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। तो ये आपका होगा वास्तविक खाता। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वास्तविक खाता जो होता है एक सामान्य बही खाता होता है जो लेखांकन वर्ष के अंत में बंद नहीं होता है। यह लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। वास्तविक खातों को स्थायी खाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो आप बताएंगे आपकी पसंद और नापसंद ये शामिल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो आपके व्यवसाय का संक्षिप्त वर्णन, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग और आपकी भूमिका या शीर्षक आपके परिचय में शामिल होना चाहिए, जबकि आपकी पसंद नापसंद जो है ये परिचय में शामिल नहीं होता है। प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो आप बताएंगे लौह इस्पात उद्योग में। भारत में लौह इस्पात उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो आप बताएंगे रिलायंस जियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। आप बताएंगे 7.6%। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा वही लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने आपके यहाँ पर जितने प्रश्न थे इकोनॉमी से वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।